फूड चेन अभी बाकी था। फूड चेन में हम आपको हर जीव एक दूसरे को क्या करता है, खा के ही जिंदा रहता, उसी को हम लोग क्या बताते हैं, फूड चेन। फूड चेन में सबसे पहले क्या होते हैं बाबू, उत्पाद। गरम कर लीजिए मम्मी, जिंदा रहना तो। गुड मॉर्निंग सब लोग को। बैठो बहुत जल्दी लोग, लाइव वाले लोग जल्दी जुड़ जाया करो। ये बता दिए थे ना इससे पहले वाले क्लास में, अब सबसे जरूरी क्या चीज, जरूरी तो सब चीज है, फूड चेन में ऐसा कुछ नहीं है जो जरूरी नहीं है। इसमें कौन आता है, पेड़ पौधे हैं, इसमें पेड़ पौधा आएगा, पेड़ पौधा आएगा। इसमें कितने कैटेगरी के, 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यहाँ आ गई बकरी, आ गया गाय, सॉरी गाय नहीं, सब मानव, मानव, कुत्ता, मानव के साथ साथ कुत्ता, कुछ कुछ मानव भी कुत्ता की तरह हो जाता है। इधर शेर, बाघ, ये सब है। अब घटक में चील, जीवाणु, बाघ वगैरह ये सब आता है, यही बताते ना। उत्पाद में कौन आता है, पेड़ पौधे। उपभोक्ता में 3 कैटेगरी आते हैं, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। ये लोग बहुत प्रबल मांसाहारी होते हैं। ये तो दोनों मतलब मानव जो होता है ना, दोनों में आ जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी अब एक जगह मकान था, उसमें लिखा हुआ था, पटना में जगह जगह जहां मकान खाली रहेगा लिखेगा टू लेट, तो लिखा था टू लेट शाकाहारी परिवार के लिए मतलब मांसाहारी परिवार को नहीं देगा ना, समझ रहे हैं। अब जो मांसाहारी नहीं है उसको लिए शाकाहारी लोग ही ठीक है, तो अपना अपना, हालांकि शाकाहारी वाला हर जगह एडजस्ट कर लेता है, सॉरी मांसाहारी वाला जो मांस खाता है ना उसको हर जगह एडजस्ट करे। शाकाहारी रहोगे तब वो उसको कोई दिक्कत नहीं, अब मांसाहारी हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसी के कैटेगरी का हो गया। ये मरेगा, पेड़ पौधा सड़ेगा तो भी जीवाणु वगैरह उसको खा जाएगा, बकरी मरेगी तो भी ये खा जाएंगे सब, मानव मरेगा तो भी खा जाएंगे सब, शेर वगैरह मरेगा तो भी ये क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे सब। अब इनके गोबर से या इनके बीट गोबर वगैरह से क्या बनेगा, खाद बनेगा। क्या बनेगा, खाद। तो ये सब लास्ट में क्या बनाएंगे, खाद। क्या बनाएंगे, खाद। इन लोगों से क्या बन जाता है, खाद। और ये खाद फिर आगे जाके किसको जन्म देता है, किसको, पेड़। हर चीज का अपना क्या बना हुआ है, एक तो चेन। हर चीज का क्या बना हुआ है, चेन बना हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, यहां तक हम आपको समझा दिए थे। अब इसमें लिंडमान का एक नियम था, उस नियम को समझिए ध्यान से। ये बहुत ही खतरनाक नियम था जानवरों के लिए। अब घटक किसे कहा जाता है पता है ना, अब घटक क्या होता है, डीकम्पोजर यानी अब घटक वैसे जीव को कहते हैं जो मरे हुए जीवों को मार के क्या कर ले, खा के खत्म कर दे। लिंडमान ने कहा था कि जब कभी भी कोई जीव दूसरे को खाता है तो उसके कुल ऊर्जा का महज 10% ही लेता है। कुल ऊर्जा का कितना लेता है, 10%। कुल ऊर्जा का 100% लेगा नहीं। अभी बताइए पेड़ पौधों को ऊर्जा कहां से मिल रही है, सूर्य से। पेड़ पौधों को ऊर्जा किसमें मिली, सूर्य से। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सूर्य। तो सूर्य से टोटल ऊर्जा का ये कितना परसेंट लेगा, 10%। बकरी में कितना जाएगा, इस जो पहली बात इसको जो 10% मिला है उसका ही कितना परसेंट जाएगा, 10%। तो लिंडमान के नियम में आप देखेंगे इधर में सूर्य को दिया गया 10,000 ऊर्जा, तो हम उसी हिसाब से लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं, 10,000। तो यहाँ मेरी ओर ध्यान से देखिए सब लोग, इधर समझो, ये हो गया सूर्य, क्या हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य से ऊर्जा किसके पास आएगा, उत्पाद। उत्पाद मतलब पेड़, किसके पास, उत्पाद। उत्पाद पेड़ हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं पेड़, कोई दिक्कत नहीं है।
उपभोक्ता कितनी कैटेगरी का? 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये हो गया लोग आपका बकरी, मानव और शेर। ये क्या चीज है? उपभोक्ता है। क्या चीज है? उपभोक्ता। इसके बाद क्या आता है? अपघटक। इसमें अपघटक, अपघटक इसमें कौन आएगा? चील, जीवाणु वगैरह आएंगे सब। और ये क्या है भैया? उत्पाद यानी प्रोड्यूसर। ये उत्पाद अपना भोजन खुद बना लेता है कि नहीं? अपना भोजन खुद ही बना लेता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये सब दूसरे को खाते हैं। यहाँ तक तो पढ़ाई दिए थे ना, फ्राइडे को ही पढ़ा दिए थे ये वाली चीजें। अब हम लोग आगे समझते हैं कि पेड़, मान के चलिए सूर्य से 10,000 कैलोरी ऊर्जा निकली। कितनी निकली? 10,000। तो इसको कितना मिलेगा? 10%। तो 10,000 का 10% कितना हुआ? हाँ, 100 कौन बोल रहा है? बैल 1 0 हटा तो कितना मिलेगा? 1,000। कितना मिलेगा? 1,000। अब इस 1,000 का इसको कितना मिलेगा? 10%। तो 1,000 का 10% 100। बकरी को कितना मिला? 100। पेड़ को कितना मिला? 1,000। चला कितना था? 10,000। पेड़ को 1,000, बकरी को। अब मानव अगर बकरी को खाएगा तो इसकी कुल ऊर्जा का कितना? 10%। तो मानव को 10 कैलोरी। अब मानव को शेर खा जाएगा तो इसको कितना मिलेगा? इसको भी 10%। कितना कैलोरी? 1 कैलोरी। कितना? 1 कैलोरी मिला। अब इस 1 कैलोरी के मरे हुए जीव जंतु वो चील खाएगा। अब इसको कितना मिलेगा? 10%, 0.1। आप बताइए सबसे कम ऊर्जा कहाँ जाता है? हाँ, चील। इसलिए इन सबको भूख बड़ी जल्दी लगेगा, शरीर बहुत ही छोटा होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिला है? पेड़ पौधों। इसलिए इनका शरीर एकदम विशाल होता है और जिंदगी बड़ी लंबी होती है। 100 साल तो आराम से पेड़ चल जाते हैं सब। आपके दादा परदादा का लगाया हुआ पेड़ अभी भी शांति से होगा एकदम। जितना पूरा आठ होता है सोच रहा उतना मजबूत हो जाता है। ज्यादा ऊर्जा किसको मिल गया? पेड़। इस नियम को क्या कहा जाता है? लिंडमान का नियम। लिंडमान के नियम के अनुसार टोटल ऊर्जा अपने अगले स्टेप में कितने % जाते हैं? क्या 10% से ज्यादा जाएगा? सूर्य से कितना निकला? हाँ, और लास्ट तक कहां पर कितना पहुंचा? लेकिन ये कहता है, यही नियम एक बहुत खतरनाक नियम देता है कि अगर कीटनाशक दीजिएगा, दवाइयां दीजिएगा, तो मान के चलिए आप पेड़ में दवाई छिड़केंगे, पेड़ में दवाई, तब ये उल्टा हो जाएगा। तब 10% ये दवाई लेगा और जो इस पेड़ को खाएगा वो कितना ले लेगा? 90%। यानी दवाई ऊर्जा कितना % संचरित होती है? 10-10%। लेकिन कीटनाशक और हानिकारक दवाइयां कितना % जाती है? 90%। कितना %? 90%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बकरी को जहर दिए, किसको दिए? बकरी को जहर दिए, अब बकरी मर गई, क्यों? बकरी मर गई, तो बकरी में कितना % जहर गया? 10%। अगर हम क्या देते हैं? जहर, तो बकरी में कितना % जहर जाएगा? 10%। बकरी मर गई तो कितना जहर गया? 10। और बाकी का 90% जहर जो इसको खाएगा उसमें चल जाएगा। तो जहर में हमेशा संबंध उल्टा होता है। ऊर्जा अपने अगले स्टेप में कितना % जाती है? ऊर्जा अपने अगले स्टेप में 10%। लेकिन कीटनाशक और जहरीले पदार्थ 90%। इसलिए चील, कौवा, गिद्ध क्यों मर रहे हैं? क्योंकि चूहे को लोगों ने क्या दिया है? जहर। अब चूहा को क्या दे दिया गया? जहर। चूहा कितना जहर से मर गया? कितने जहर से? 10%। अब मरने के बाद उस चूहा को अगर कुत्ता खा गया तो 90%, कुत्ता मर जाएगा। अब कुत्ता मर गया तो कुत्ता सड़ेगा, उसको चील कौवा के खा जाएगा, वो ले जाएगा कितना? 90%। तो इसी वजह से कीटनाशक और जहरीली दवाओं पर सरकार क्या लगा रही है? प्रतिबंध। क्योंकि जितने भी अपघटक थे, चील, कौवा, गिद्ध, ये सब क्या हो रहे हैं? सब मर रहे हैं। जीवाणु वगैरह क्या हो रहे हैं? सब मर रहे हैं सब। तो आपको ये समझ में आ गया लिंडमान का नियम 2 चीज का था। ऊर्जा कितना %? हाँ, 10%। कीटनाशक और हानिकारक पदार्थ, आप खेत में कुछ चूहा घुस जाता है तो चूहा मारने वाली दवा डाल देंगे, चूहा मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। और चूहा मरेगा तो कितना % जहर का उपभोग करेगा? हाँ, 10%। और उसको कौवा खा गया तो हाँ, 90%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी नियम को क्या कहा जाता है? लिंडमान का नियम। कौन सा नियम? लिंडमान। कहेगा 10% का रूल किसे कहा जाता है? लिंडमान के नियम को। चूहा बहुत बदमाश होता है यार। ये सब क्या क्वेश्चन पूछते हो लोग? सर चूहा को कुत्ता नहीं खाता है, क्या बात बोलता है यार? दौड़ा के मार देते हैं सब, उसी को दौड़ा दौड़ा मार देते हैं सब। आइए आइए बहू,
खुश रहो खुश रहो। किसमें रिजल्ट हुआ? हो गया, दरोगा हो गया। देखो भाई, अब बताओ ये आप ही लोग की एज क्या दरोगा हो गया कि नहीं हो गया? अभी बताइए, आप बैठे रहे बैल कहीं का, तू लोग खड़ा काहे हो जाता है? लाइव वाले सब लोग देखो बाबू, एक इस एज में जॉब लग जाना वो भी। अरे बैग वो उतार बाबू, बैग पकड़िए जी, मिठाई लाए हो कि नहीं? हाँ 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 हाँ, हमको पहले से पता था। हाँ, ये बताओ बाबू, सब लोग को एक बात समझाते हैं। देखिए सारे लाइव वाले लोग सबको, बाबू ये इस एज में क्या है जो आप करना चाहते ये नहीं कर सकता। अपने पैसे से अब मोबाइल खरीदेगा, जूता पैंट शर्ट जो करना है करेगा। सरकार एगो गाड़ी देगी मस्त जिप्सी, उसी में एगो ड्राइवर रहेगा, है कि नहीं? यहाँ पे एक नंबर डबल स्टार रहेगा, तिलक का दाम बढ़ जाएगा, हर चीज हो जाएगा। क्या जी, सब होगा कि नहीं होगा? मन लगा के थोड़ा सा पढ़ाई कर लो बाबू, आप एकदम नायाब हो जाएंगे। अभी आप एकदम नलायक हैं, समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ बहुत कम आदमी को मौका दिया जाता है, तो आप लोग से भी कहते हैं बाबू, जितने लाइव वाले सब लोग, कितना लाइव थोड़ा सा में पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब अपनी पहचान बनाइए अलग भीड़ में, जो आप करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। अब बाबू की क्या नहीं कर सकते इतने कम उम्र में? बहुत 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 आशीर्वाद मेरा एकदम। टीचर वगैरह में तब इनका देखिए, जो लड़के मेहनत करने वाले होते हैं ना, वो शुरू से ही, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक मेहनत करते हैं, जिसे ये कंटिन्यूअस है। अभी इससे पहले ये टीचिंग में थे, और टीचिंग से अभी किस में चले गए? दरोगा में। ऐसा दरोगा बहुत सभ्य दरोगा बनेगा, इसे लूटने उठने वाला नहीं बनेगा। इस सबको भी आप अपना दो बात बोलिए, ताकि इन सबको भी क्या है कि डॉक्टर से ज्यादा मरीज को पता रहता है कि दर्द क्या चीज है। ये बहुत खचरा हो गया है, इस सबको भी दो बात बताइए। जय हिंद। सबसे पहले मैं सर को जो है बार बार प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ नहीं आ सकते हैं पटना में, लेकिन सर का जो ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ वो समझिए गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा, समझिए रामबाण, मतलब एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो गया है। सर का जो पहला वीडियो आया था नेपाल वाला, उसी समय से हम सर को देखना शुरू किया। इनका इतना आदत लग गया कि समझिए हमको मोहब्बत हो गया सर से। मतलब रात के 2-2 बजे हम देखते थे कि सर का कोई नोटिफिकेशन आ जाए, मतलब यूट्यूब पर हम इतना पागल हो गए थे। मतलब आज तक यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो नहीं बचा कि सर का हमने नहीं देखा हो। एक वीडियो कम से कम 2-2 बार देखे हैं। और सीखने, देखिए नौकरी का बात करते हैं तो लोग एक दिन में, एक 6 महीने की तैयारी से नहीं होता है, आपका रियल में स्टेमिना होना चाहिए। हम लगातार कुछ कुछ सीखते रहे। टीचर मैं 2013 में बन गया, फिर भी मतलब आगे बढ़ने का एक मन में रहा। और समय परिस्थिति आदमी का, कोई आदमी कोसता है तो ऐसा नहीं होता है, हर आदमी शुरू में जो है कमी रहता है। मेरे पिताजी 2010 में ही डेथ कर गए जब मैं इंटर में था, और छोड़ के गए तो 4 लाख 5 लाख का कर्जा, और मैंने उसको सधा के जमीन बेच के, लेकिन मेहनत, फोटो स्टेट का दुकान छोड़ गए थे। उसके बाद मैं पढ़ता गया, मेहनत करता गया, पहले रेलवे ग्रुप डी में हुआ, फिर टीचर में चला गया, फिर मेहनत करता रहा, अब यहाँ दरोगा तक आ गया। आज ऐसा है कि एक समय कर्जा में था, और आज के डेट में मेरे पास 4 चक्का गाड़ी है। और इससे मैं देखता हूँ तो लगता है कि देखिए इतना आसान नहीं, कंटिन्यूअस मेहनत। अगर आपको दरोगा बनना है तो आप कहिए कि हम 6 महीना दौड़ लेंगे, तो नहीं। मैं लगातार 3 साल से स्वास्थ्य के लिए दौड़ता था, लेकिन जब देखा कि रिजल्ट आ गया सर का, जो मेंस में, जब मेरा जीके पोर्शन बहुत कमजोर था, लेकिन सर का जो ऑनलाइन जब वीडियो आया, मेरा जीके पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो गया। बायोलॉजी हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन आज के डेट में मुझे बायोलॉजी का एक एक चीज ही पता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन यूट्यूब पर जो है वो भी देख के हम उसको पूरा सीख गए। मतलब जीके जीएस मेरा पूरा लगभग बहुत कंप्लीट हो गया है। बैटरी ये लाइव वाले जो है सब ना, लाइव वाले बाबू सबको कहते हैं मन लगा के पढ़ाई करो। आप लाइव में रहिए, मोबाइल पे कहीं पे भी पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो कभी भी रिजल्ट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं आ रहा है ना, तो समझ जाइए कि भाई गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि राम जी के जीवन से अगर वनवास का संघर्ष हटा दीजिए तो एक बस राजा कहलाएंगे। तो जब भगवान को संघर्ष देखना पड़ा तो तू कोने डेकची का मसाला है रे बाबू। तो संघर्ष से पीछे हटने से मतलब रिजल्ट नहीं हो सकता है। आपको नेचुरल स्टेमिना बनाना पड़ेगा। मतलब कि आप जहाँ रहे कुछ न कुछ सीखने की राह। सर बहुत अच्छे बातें बोलते हैं, हमारे तरी नहीं पूछो कि हमको ग्रुप डी में जाना है कि यूएफ से।
मतलब अपना स्टेमिना को बढ़ाते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है स्वतः रिजल्ट आने लगता है सब, क्योंकि अब मतलब नौकरी मिल नहीं रहा है, छांटा जा रहा है। हम लोग जो एग्जाम दरोगा में बैठे तो 8 लाख बैठा था, पहला बेर छटा तो 7.5 मतलब 50,000 बचा, फिर 50 में छट गया तो 35, तब फिर बचा तो फिर 15 में फिर 8 छट गया, फिर 7 हुआ, 7 में फिर 5 छट गया, तब 2000 में हम लोग आए। तो कहने का मतलब है यहाँ छटाई हो रहा है, तो कहने का मतलब है कंटिन्यूअस जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा और उसको आदत बना लीजिए। सर बोले थे कि 21 दिन काम करते हैं तो आदत बनता है, 90 दिन काम करते हैं दिनचर्या बन जाता है। तो अपने आप को दिनचर्या में जब तक नहीं बनाइएगा तब तक रिजल्ट होने वाला नहीं है। और अपना कमी को मत कोसिए। अब पढ़ना बहुत आसान है, एक मोबाइल सभी लोग के पास होगा और 200 रुपया में सर का जो बोलते हैं कि मेरा जो है, सही बात है कि अब पढ़ना बहुत ही मतलब आसान हो गया है। अगर आप कहते हैं कि हमको फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो समझिए आप अपने आप को पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम तो मने मने चले थे, सुबह में आज 2 बजे ट्रेन पकड़े हैं, सर बोले थे कि जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो हम सोचे इससे बड़का मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर आए। 2 बजे ट्रेन पकड़ के आए हैं। हम सोचे, मन में भर स्तर धक धक चल रहा था कि सर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां बोले हैं तो भाई लोग बहुत कॉर्पोरेट किए हैं कि ना मतलब मेरे भर रास्ता में धक धक होता रहा कि सर से मिलना बाप रे बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मेरा नाम हुआ मनमोहन शरण, सीतामढ़ी जिला मेरा घर हुआ, पिता स्वर्गीय ललिकांत शरण। अभी तो पोस्टिंग देखिए पिताजी आप, हाँ मिठाई तो हम लेवे करेंगे। देखिए एक स्वर्गीय पिता के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि मेरे ख्याल से नहीं हो सकती है। आज पिताजी जहां होंगे देख के बहुत उनकी आत्मा को बहुत शांति मिल रही होगी। जहां आप लोग को मेरा आशीर्वाद है, एकदम आगे जाइए, आप बीपीएससी निकाल के डीएसपी बनिए, समझ आ गया कि ना? एकदम आपको डीएसपी बिना नहीं छोड़ना है। आपको ये डीएसपी बनिएगा तो 2 किलो मिठाई खाएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, जिसका रिजल्ट होता है उसके लिए एकदम बढ़िया, आपको खिलाना नहीं पड़ेगा, हम खुदे खा लेते हैं। इस सब में हाँ आप एकदम इधर खाइए, खाते में फोटो खींचे, खाते में, हाँ यही खिलाइए, यही खिलाइए। गुरु में देखिए, गुरु और पिता में दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है कि उन्हें आगे बढ़ाना। इसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं होते। हमारी भी आप लोगों से भी यही कामना है कि कल को आप वहां बैठे हैं, आप जमीन पे बैठे हैं, जिन लड़कियों को जिन लड़कों को डांटते बोलते हैं, कल को यहाँ आइए मेरे साथ, आप लोग को भी यहाँ मौका मिले इस मंच पर, और आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, मेहनत करते रहिए। आपको क्या लगता है, ये बबुआ को हम आपको बताते हैं ना, कुछ दिन रुक जाइए, डीएसपी बना के यहीं आएंगे। चलिए आप अभी रात को 2 बजे चले हैं, आप अभी नाश्ता वास्ता कीजिए, हम क्लास करने के बाद आपको और बढ़िया से बताते। इनको ले जाइए। कहाँ चले भाऊ, बेचारा 2 बजे रात को ट्रेन पकड़े थे। आप लोग से भी कहते हैं भाऊ, हर चीज आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अभी के वक्त में कंट्रोल करिए। हम यही चीज, हमारे गुरुजी यही कहते थे, बबुआ तू लोग पढ़ ले लो, जिस दिन सक्सेस हो जाएगा ना, अभी पढ़, जिस दिन सक्सेस होगा तुम्हारे पास इतनी उम्र बचेगी तुम सब कुछ कर सकता है। ये लड़का को सोचिए, यंग एज है, डबल स्टार लगेगा, डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार डीएसपी लगवाएंगे हम, एकदम मस्त अपना गाड़ी मिलेगा हमें, तब ना अच्छा लगेगा। हम आप लोगों को भी कहते हैं, आप लोग तो बाबू उस खुश नसीब में है जिसके पिताजी के पास इतना पैसा है, जो पटना भेजकर आपको 5,000 6,000 महीना देके यहाँ पढ़ाता है। ये बेचारे जिसके 10 साल पहले मैट्रिक इंटर में था, बाप का साया उठ गया। हम यही कहते हैं, और हम एक बार डायरेक्टली कई बार हम लोग ना उसे धन्यवाद देना भूल जाते हैं, जो कई बार होता है। जैसे अगर जियो ने डाटा सस्ता नहीं करता ना, आज गरीब बच्चों को हम नहीं पढ़ा पाते। हम 200 रुपया पढ़ाते हैं, आज भी हम निर्मला सीतारमन से कहते हैं कि 18% जीएसटी और इनकम टैक्स वाला हटा देना, हम 90 रुपया में पढ़ा देंगे, या किसी को अनपढ़ नहीं छोड़ेंगे। इतना हम 90 रुपया में, क्योंकि एट लास्ट मेरे पास 90 रुपया आता है, शर्ट उठ के मेरे पास 90 आता है। यार कितना बताएं, 2% पेमेंट गेटवे, 18% जीएसटी, 10% आपका सर्वर कास्ट, 10% टेक्निकल क्लास, 30% इनकम टैक्स, 200 रुपया में मेरे पास 90 रुपया आता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर जब भारत में अंधकार छाया था ना, तो चाणक्य आया था और एक चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था, हमको लाखों खड़ा करना है।
और हम अपने काम इसमें हम धीरे धीरे जा रहे हैं। इस भारत की इस तकदीर को हम 2030 तक ऐसा बदलेंगे कि लोग सोचेंगे, जिसको लोग कहते थे ना, और ये सोने की जो चिड़िया थी ना, हर घर में आपको देखिएगा एक बढ़िया अधिकारी बैठा रहे यहाँ पर, और परिवार का जो पीढ़ियों से कलंक लगा रहा था कि बहुत पिछड़े हैं, बहुत गरीब हैं, उन सारे बैरियर को तोड़कर वो खानदान में सबसे आगे निकलेगा वहां पर, यहीं का विद्यार्थी। तो इसमें देखो हम पढ़ाते सबको, ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, लाइव वालों को अलग, मोबाइल पे पढ़ेंगे तो नहीं, नहीं आप कितना मेहनत कर रहे हैं ये मायने रखता है। समझ में आ गया? अभी 1 किलो मिठाई ले, डीएसपी बनेगा तो 2 किलो लेंगे, लेकिन लड़की बहुत कंजूस, आधा किलो ले आती है। अरे बाबू कई गो लड़की से तो बिना खिलैले भाग गई सब। समझ में आ गया कि नहीं? एक तो लड़की थी, उसका आरपीएफ जो होता है ना रेलवे वाला, उसमें इंस्पेक्टर में हो गया, होने का तो हो गया, अब उसको देना था आगे बीपीएससी का एग्जाम, बीपीएससी में भी उसका भगवान के दया से हो गया, लेकिन वहां छुट्टी नहीं मिल रही थी। तब कही कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, मेंस में तो 1 हफ्ता ने कम से कम छुट्टी चाहिए, पीटी में तो 1 दिन का झमेला, मेंस में तो 1 हफ्ता लगेगा, अब कोई ना कुछ छुट्टी दिला दीजिए ना सर जी। हम कह रहे तो मिठाई खिले ले है, कह रहे सर जी हम 2 किलो खिला देंगे, हम कहीं पहले खिलाओ तब तरह कुछ सुनाई होगा। भाग जाती है, बहुत कंजूस होती है लड़की सब, इसलिए देखे हम इसका बैगे उतरवा लिए पहले ही, पता था सब इसी में। ये मिठाई का नहीं बाबू, एक अपने आप में एक तो ना खुशी होता है जब मिठाई खाता है आदमी, तो कहता है कि इतना दिन, साल भर, 1.5 साल आप मेहनत करते हैं, जरा सोचिए तो आप बैठ के मेहनत कर रहे हैं, हम खड़ा होके कर रहे हैं। समझे? आप कितना घंटा पढ़ते हो? 4 घंटा 5 घंटा, हम लोग सुबह से शाम तक यहाँ रहे। हम भी कोशिश करेंगे सारे लड़कों से, सब लोग बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लेके आइए। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। लिंडमान का नियम कितने % पर आधारित है? कितने % पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कीटनाशक कितना जाता है? अब आगे हम लोग देखते हैं लिंडमान का नियम जब कंप्लीट हो गया तो हम लोग देखते हैं कि ज्यादा संख्या किसकी है। किसी भी मतलब पृथ्वी के किसी भी एरिया में ज्यादा संख्या उत्पाद मतलब पेड़ पौधा की है कि उपभोक्ता की है कि अपघटक की है, ज्यादा संख्या किसकी हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखिए स्थल की बात करेंगे जहां हम लोग रहते हैं तो ज्यादा संख्या में आपको उत्पाद मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्पाद। उससे कम संख्या में आपको उपभोक्ता मिलेगा और सबसे कम संख्या में क्या मिलेगा? अपघटक। सबसे कम संख्या में अपघटक। तो इसे कहा जाता है फूड चेन का पिरामिड। फूड चेन का पिरामिड। फूड चेन का पिरामिड। सबसे ज्यादा इस पिरामिड में क्या मिलेगा आपको? उत्पाद, यानी प्रोड्यूसर, हरे पेड़ पौधे, घास भूस, ये सब मिलेगा। उसके बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक, अपघटक। सबसे कम मात्रा में क्या मिलेगा? अपघटक। आप खुद से देखिए ना, आप अभी पटना में हैं, अभी गांव छोड़ के 10 किलोमीटर यहां से निकलिए, केवल खेती खेती दिखेगी, केवल खेती दिखेगी। खेती नहीं मिला, घास दिखेगा, घास उस नहीं मिला, जंगली पेड़ पौधा दिखेगा, खाली जगह कुछ नहीं मिलने वाला आपको, दिखने मिलता है। तो उत्पाद बड़ा हो या छोटा हो, सब का सब जो होता है आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब बड़े शहरी एरिया है तो उसमें हम लोग क्या मिल जाएगा? अपघटक मिल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि अपघटक केवल जंगल में नहीं मिलेगा, देखिएगा सियार मिलेगा, लीलगाय मिल जाएगी, खेत में ये भी मिलते हैं। उपभोक्ता अपघटक बहुत कम मिलेगा आपको। चील कौवा कितना देखने को मिलते हैं? सब बहुत कम मिलते हैं सब। तो स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड सीधा होता है। इसमें सबसे ज्यादा एरिया किसको दिखाया गया है? उत्पाद। हाँ, उसके बाद सबसे कम अपघटक। सबसे कम कौन सा होता है? अपघटक होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं समुद्री क्षेत्र का। समुद्र में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, हाँ, पेड़ पौधे समुद्र में बहुत ही कम होते हैं। तो समुद्री क्षेत्र का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, क्योंकि समुद्र में पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं और उसमें उपभोग करने वाली मछलियां ज्यादा होती हैं और उसमें अपघटक तो और ज्यादा होते हैं। बड़की मछली खा गई, उसको जो हड्डी गुड्डी बचल है वो छोटका खाएगा। तो अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र में उत्पाद की संख्या क्या होती है? कम। उससे ज्यादा होते हैं उपभोक्ता और सबसे ज्यादा होता है उसमें अपघटक। सबसे ज्यादा अपघटक। अपघटक। तो बताइए ये वाला पिरामिड किसका है? स्थल का, यानी लैंड पिरामिड है। स्थल, स्थलीय, यानी ये लैंड एरिया का है जहां हम लोग रहते हैं। और ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं ये कौन सा है? समुद्र का। कौन सा? समुद्री पिरामिड। समुद्री पिरामिड। इसे हम लोग मरुस्थल में भी यही मिलेगा। मरुस्थल मतलब क्या होता है? डेजर्ट।
मरुस्थल में यानी डेजर्ट में, रेगिस्तान में क्या आपको पेड़ पौधे हरे उत्पाद मिलेंगे, लेकिन उसमें उपभोक्ता मिलेगा, आपको उपभोक्ता मिलेंगे सर, ऊंट वगैरह खूब मिलेंगे सर, आदमी भी मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा ससुरा अपघटक मिलेगा, वहां पर छिपकली मिलेगा, चील गिद्ध ये सब ज्यादा मिलेंगे। आसमान ऊपर से देखिएगा, वो ज्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको दिख जाता है, चील गिद्ध ऊपर से उड़ते रहते हैं, देखते हैं खाने लायक कौन है उधर है, चलो आदमी को नहीं दिख पाता है। मरुस्थल में आप खड़े हैं, आपको दिखेगा ही नहीं, पता चला उधर बालू का टीला है, चारों ओर से बालू 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 है, फंस के मर जाएंगे आप लोग। तो क्वेश्चन पूछा था कि मरुस्थलीय क्षेत्र का पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा। समुद्री क्षेत्र का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा। स्थलीय क्षेत्र, समुद्री का सीधा बना दिया, समुद्र और स्थल दोनों का कैसा बनता है, उल्टा। और स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड, किसी भी एरिया में अगर हम लोग स्थल की बात करेंगे तो ज्यादा संख्या में क्या होंगे, हाँ उत्पाद, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा संख्या में उत्पाद। अब घटक क्या होते हैं सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम किस श्रेणी के उपभोक्ता हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। आप में कोई शाकाहारी जीव है, हाँ, लड़की सब ज्यादा शाकाहारी रहती है, तू भी शाकाहारी है, तो जितने शाकाहारी है वो किसमें आएंगे सब, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। शाकाहारी किसमें आएंगे सब, बकरी वाला, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। शाकाहारी में ज्यादातर महिलाओं को देखा जाता है, बड़ी नौटंकी करती है, सब कुछ हो जाएगा, लहसुन प्याज खाया है उधर, चल यहाँ पे मीट उठ लाया बाहर बनाओ यहाँ पे, लड़का देखता है कि अरे भगवान तो ना देख रहा है, बना दे यहीं पे। सब पता है, अगर पृथ्वी से दो लोग खत्म हो जाएंगे ना तो धर्म विलुप्त हो जाएगा, महिलाएं और गरीबी, ये दो लोग धर्म को बहुत ज्यादा बचा के रखे। गरीबी नहीं रहेगी, भगवान को कोई याद नहीं करेगा। तू लोग को एग्जाम ना याद रहे तो भगवान को याद करता रे, कहीं का एग्जाम आ जाएगा तब जैसे एडमिट कार्ड निकाले गए हैं, भगवान ये मेरी कर्म कर दीजिए, दया कीजिए महाराज, बहुत दिन से पटना में है, हमारी वाली का रिजल्ट हो गया, हम अकेले रह गए। ऐसा बहुत होता है पटना में। तो आप लोग भगवान, अगर गरीबी और मुसीबत न रहे तो लोग भगवान को जल्दी याद नहीं करेंगे, और दूसरा महिलाएं न रहे तो भी भगवान को नहीं। कौन, अब देखते हैं महिलाएं सबको हर रीति रिवाज पता रहती है, शिव चर्चा में 4 गो बैठ जाएंगी सब, राग अच्छा है या नहीं है, गाना चालू है, चालू है। अब तो धर्म के लिए 2 चीजों का होना जरूरी, गरीबी और महिला, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये आपका पिरामिड वगैरह का सारा सिद्धांत समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं इकोसिस्टम के बारे में। किसके बारे में, इकोसिस्टम। ये पिरामिड में ही है, हालांकि एक चैप्टर ही हो जाता है इकोसिस्टम। खाद्य श्रृंखला में कोई दिक्कत है, पारितंत्र, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। इकोलॉजी पढ़ना है पहले, पारितंत्र, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या कहता है, हमारे चारों ओर के बाहरी परिवेश को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। चारों ओर के बाहरी परिवेश को, बाहरी परिवेश को क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी में हम लोग 2 चीजों को रखते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक और दूसरा रखते हैं अजैविक घटक। 2 चीजों को हम लोग इसमें रखा जाता है। जैविक घटक मतलब बोलते हैं बायो कंपोनेंट, और अजैविक घटक जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स में। जैविक घटक में हम किसे रखते हैं, लिविंग थिंग्स को, किसे, लिविंग थिंग्स को। और अजैविक घटक में हम रखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे हम नदी की बात करें तो आप बताइए, उसको छोड़िए, हम जैविक घटक में आएंगे कि अजैविक घटक, हाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम अजैविक में आएंगे, जैविक में आएंगे, किस में आएंगे, जैविक में आते हैं। पक्षी, ये बोर्ड जिस पर पढ़ा रहे हैं और बेंच जिस पे बैठे हैं लोग, लाइव वाले जिस मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, जो कपड़ा पहने हैं, माइक, हवा, नदी बताइए, और नदी की मछलियां, तो हम लोग चारों ओर से जैविक या अजैविक घटकों से घिरे हैं।
ये हवा क्या है? अजैविक। लेकिन इन हवाओं में जो जीवाणु घूम रहे हैं जैविक, वायरस घूम रहे हैं जैविक, हम लोग जो जीव जंतु घूम रहे हैं जैविक, पक्षी उड़ रहा है जैविक। तो जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के घटकों को जब हम मिला देते हैं तो वो बनता है हमारा पारिस्थितिकी। क्या बनता है? तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में हम लोग बायोटिक को रखते हैं कि एबायोटिक को रखते हैं? दोनों को। बायोटिक का मतलब क्या होता है? जैविक। बायोटिक का मतलब, बायोटिक में आ जाएगा जैविक, और एबायोटिक में अजैविक यानी नॉन लिविंग थिंग आ जाएंगे सब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पहाड़ क्या है? और पहाड़ पर उगने वाले पेड़ पौधे जैविक, उसमें बसने वाले आदमी, उसमें जो फल लगता है सेब का, ड्राई फ्रूट का, ये सब क्या है? सब के सब जैविक है सब। आपका खेत कैसा है? अजैविक। लेकिन खेत में घूमने वाला मूस जैविक, उसमें चूहा घूमता है तो खेत में मोटका मोटका घूमता है। गेहूं धान चावल जो बोए रहते हैं वो सब जैविक। वो सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं? जैविक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कैसी होती हैं? जैविक। तो आप जैविक और अजैविक समझ में आ गया। आप बताइए, पारिस्थितिकी जो है या इकोलॉजी हमारे बाहरी परिवेश जिसमें जैविक तथा अजैविक दोनों घटनाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। क्या ये क्लासरूम एक पारिस्थितिकी है? एक पारिस्थितिकी है। चलिए, इकोलॉजी है। अब ये इकोलॉजी कैसे बनता है? तो कई सारे जब जीव होते हैं, सबसे पहले क्या रहते हैं? जीव। और जीव मिल के बना लेते हैं जीव समूह। क्या बनाते हैं? जीव समूह। और ये जीव समूह ही आगे जाके बनाता है पारितंत्र। क्या बनाता है? पारितंत्र, इकोसिस्टम, पारितंत्र। जब तंत्र लगा रहेगा तो समझिएगा वो चीज बहुत ही सिस्टमेटिक है। पारितंत्र बस यहीं तक से समझना है। जीव मिलके क्या बनाएंगे? जीव समूह। और बहुत सारे जीव समूह मिलके क्या बनेंगे? पारितंत्र। क्योंकि अकेला आदमी रहेगा तो कुछ करे ना करे, 4-5 को मिल जाएगा तो कोनो ना कोनो क्रिया करने लगेगा, कोनो खेती करेगा, कोनो गड्ढा खोदेगा, कोनो मार करेगा, तो वो सिस्टमेटिक आ जाएगा। समझ में गया? अब ये जो पारितंत्र बड़ा होता है तो इसे कहते हैं बायोम। क्या कहेंगे? बायोम। इसी को हिंदी में जीवोम कहते हैं, बायोम या जीवोम। और बहुत बड़ा जब जीवोम हो जाएगा तो उसे कहेंगे बायोस्फीयर। क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। बहुत बड़ा हो जाएगा तो बायोस्फीयर। यानी ये तो बस बड़ा हो रहा है, यहीं तक आपको याद रखना है। पारितंत्र बड़ा हुआ तो बायोम, और बायोम बड़ा हुआ तो बायोस। सिंगल रहेगा तो जीव, जीवों का समूह जीव, और जीव का समूह मिला देंगे तो पारितंत्र। पारितंत्र बड़ा होगा तो बायोम, बायोम बड़ा होगा तो, हाँ, किसी को दिक्कत? बायोस्फीयर। किसी को दिक्कत नहीं है? आगे तक हैं। पारितंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पारी को इको, इसे सिस्टम, इको सिस्टम, इको सिस्टम। क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार सजीव और निर्जीव दोनों साथ कब दिखते हैं? इको सिस्टम। क्या जीव समूह में सजीव निर्जीव दोनों दिखेगा? जीव समूह केवल सजीवों का समूह, और सिंगल जीव हम अकेले हैं तो क्या कहलाएगा? जीव। अच्छा, 4-5 आदमी मिल गए तो, अच्छा 4-5 आदमी मिल के कमरा में बैठ गए तो पारी, क्योंकि कमरा निर्जीव, कमरे में हवा, कमरे में नीचे फर्श, कुछ कुछ चीजें अलग अलग आएंगी। तो सजीव और निर्जीव दोनों साथ कहां देखने को मिलते हैं? इसी का बड़ा सिस्टम, हाँ, और बड़ा सिस्टम बायोस्फीयर। कौन सा आ जाता है? बायो। क्या आ जाता है? बायोस्फीयर। इसमें हमको क्या मिलेगा? सजीव प्लस निर्जीव। निर्जीव ठीक लिखा है जी? ठीक है, निर्जीव दोनों लिखाएगा। सबसे छोटा कौन सा पारितंत्र होगा और सबसे बड़ा कौन सा पारितंत्र होगा? देखिए, सबसे छोटा पारितंत्र मतलब जिसमें सजीव भी दिखे और निर्जीव भी दिखे। सबसे छोटा पारितंत्र जल की एक बूंद, जल की बूंद, जल की जब एक बूंद जाती है तो उसमें सजीव और निर्जीव दोनों होता है। H2O है, निर्जीव है, उसमें कैल्शियम मिनरल निर्जीव है, और लेकिन उसमें कई सारे शैवाल भी पाए जाते हैं। पानी में क्या पाया जाता है? शैवाल। पानी में डाइटम नामक शैवाल अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो जो पानी पीते हैं उसमें कौन सा शैवाल है? डाइटम। अब बताइए, डाइटम सजीव या निर्जीव? सजीव। डाइटम सजीव या निर्जीव? तो सबसे छोटा पारितंत्र कौन होता है? जल की एक बूंद। आप जल का एक बूंद डालते हैं तो बूंद तो क्या है? निर्जीव है, लेकिन उसके अंदर कौन सा शैवाल रहता है? डाइटम।
वो हमें दिखता है नहीं। तो डायटम नामक शैवाल पानी में रहता है, अतः जल की बूंद सबसे छोटा पारितंत्र है। जल की बूंद सबसे छोटा पारितंत्र। किसी को कोई दिक्कत है? इसमें कौन सा शैवाल पाया जाएगा? डायटम। कौन सा? आगे बढ़ते हैं। ये सब क्या पूछ रहे हैं? डायटम। हाँ, डायटम होता है। सर क्लोरेला क्या होगा? क्लोरेला शैवाल है, सजीव में आता है, अंतरिक्ष यान में लेके जाया जाता है। तो जल की एक बूंद हम किस में रखते हैं? इसे पारितंत्र में, इकोसिस्टम में रखते हैं। सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्र। सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्र। सबसे बड़ा का समुद्र। सबसे बड़ा हो जाता है समुद्र इकोसिस्टम में। सबसे अस्थाई इकोसिस्टम समुद्र। सबसे अस्थाई समुद्र का पानी घटा सकते हैं, पेड़ पौधा काट सकते हैं। समुद्र तो नहीं सोचिए ना, 4 बाल्टी पानी फेंक दीजिए घट जाए। सोचिए सुनामी आके दुनिया भर का पानी फेंक के चल जाता है, फिर कहता है ये रहेंगे हम। समझ में क्या? सबसे अस्थाई पारितंत्र समुद्र, सबसे बड़ा पारितंत्र। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा। अगर कह देगा सबसे छोटा पारितंत्र, आप जल की एक बूंद मार देंगे। सबसे बड़ा कहेगा तो समुद्र में, सबसे अस्थाई कहेगा तो समुद्र में। कहेगा स्थल का सबसे बड़ा पारितंत्र घास का मैदान। कौन सा? घास। कहीं पे आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले क्या निकलेगा? घास। एयरपोर्ट पे ससुरा घास निकल जाता है। एयरपोर्ट जो होता है ना, तो हल्का सा भी क्रैक कहीं आएगा ना, तो उसमें से क्या निकल जाता है? घास। तो स्थल का सबसे बड़ा पारितंत्र घास, स्थल का सबसे अस्थाई पारितंत्र घास, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र, पूरे पृथ्वी का सबसे अस्थाई समुद्र, सबसे छोटा पारितंत्र हाँ जल की एक बूंद। इकोसिस्टम को ही पढ़ना है। क्या बायोम कोई बहुत बड़ा टॉपिक है? मेन टॉपिक नहीं है, बस इसका बड़ा रूप है। ये इसका बड़ा रूप। जैसे मेन आपका रसगुल्ला होता है सफेद वाला, मेन वही। उस ससुरा उसको बड़ा करके बोलता है एटम बम। पीला कर देगा तो उसको बोलेगा राजभोग। उस ससुरा उसको चपटा कर देगा तो चमचम। उसके ऊपर मलाई फेंक देगा तो रसमलाई। दुकान जी मलाई मार के ऐसे करके कुछ बोलेगा। पटना में मिठाई जल्दी अच्छा किसी को बनाने नहीं आता है। 4-5 गो मिठाई जानता है, ओकरे तेड़ टाड़ करके नया नया बनाते रहता है। रसगुल्ला कब ऐसे कर देगा, कब ऐसे कर देगा, कब छोट छोट कर देगा। मिठाई आपको देखना है बनारस और कलकत्ता में 100 टाइप की मिठाई मिलेगी जो एक दूसरे से मैचे नहीं करेगी। यहाँ तो से जो 2-3 गो जानता है, कलक्का मिठाई बनाएगा, ओके कभी गोल कर देगा, कब चौड़ा कर देगा, कब फाड़ के उसमें मलाई भर के चापटा कर देगा, कब के ऊपर एगो बादाम साट देगा। अरे क्या कर रहा है यार? मिठाइया तो एक के है, वही काम कर रहा है। मेन चीज क्या होता है? इकोसिस्टम। ओकरा बड़ा कीजिए तो बायो, और बड़ा कीजिए तो बायोस्फीयर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए सबसे छोटा रहेगा तो जीव, उसके बाद बनता है जीव समूह, जीव समूह, इसके बाद पारितंत्र, पारितंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। ये बड़ा हुआ तो बायोम को हिंदी में जीवोम, जीवोम। और उसके बाद बायोस्फीयर, क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बायोस्फीयर जो होता है इसे हम लोग कहते हैं जीव मंडल। बायोस्फीयर को हिंदी में जीव मंडल। हाँ, जीव मंडल। देखिए पृथ्वी जो है, ऐसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे तो पानी वगैरह सब रहता है। यहाँ घर बना देते हैं किसी का, ऐसे समझने के लिए। यहाँ घर, यहाँ छोटिया, छोटुआ घुसियाइल है। चलिए ये क्या है? जलमंड, पानी है, इसमें मछली बना दे। जो कौन मछली हो गया जी? अरे इसी में मछली बनाओ, मछली। अब इसमें क्या है? ये पक्षी, पक्षी उड़ रहे हैं। अब आप बता पाऊं, ये वाला है स्थल मंडल। ये क्या है? स्थल मंडल, स्थल मंडल। और ये क्या है? जल मंडल, जल मंडल। और ये है वायुमंडल, वायुमंडल। इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर, इसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर, इसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। ये कौन सा हो गया? लिथोस्फीयर। और ये हो गया पानी है तो हाइड्रोस्फीयर, हवा है तो एटमॉस्फेयर। तो हम लोग के पास तो 3 ही स्फीयर था। आप या तो उड़ेंगे, हवाई जहाज उड़ता है एटमॉस्फेयर पर, लैंड करता है लिथोस्फीयर पर। अब पानी में लैंड कर गया तो एगो पानियों में लैंड करने वाला जहाज, पानी वाली जहाज चलती है हाइड्रोस्फीयर।
तो हमारे पास तो 3 गो ना स्पेयर था, नहीं समझे? एगो स्थल मंडल, एगो जल, एगो वायु, कै गो मंडल? 3। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ये ससुरा एगो चौथा मंडल है, जीव मंडल। तो जीव मंडल उस मंडल को कहा जाता है जहां जहां आपको जीव मिल जाए। क्या समुद्र में जीव मिलेंगे? क्या हवा में जीव मिलेंगे? क्या स्थल पे जीव मिलेंगे? तो जहां जहां जीव मिल गया वो जीव मंडल। तो स्थल मंडल पे जीव रहता है या नहीं रहता है? लिथोस्फीयर पे भी बायोलॉजी मतलब जीव क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। हवा में भी सरवाइव करते हैं, पानी में भी। तो हम भैया जीव मंडल तब किधर बनाए? ये क्या कहलाएगा? जीव में, ये गोल का जीव मंडल, जीव मंडल। अंग्रेजी में बायोस्फीयर। कौन सा? बायोस्फीयर। इसमें छोटुआ छूट गया, अरे चलेगा वहां पे, हम इसमें छोटुआ छोटिया की बात नहीं कर रहे। स्थल मंडल आना चाहिए, वायुमंडल आना चाहिए और जल मंडल, यानी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। इसको मिला देते हैं तो क्या होता है? बायोस्फीयर। तो जीवों के सबसे बड़े समूह को क्या कहा जाता है? बायो। इसमें हर तरह के जीव आ जाएंगे। हर तरह के जीव किसमें आ जाते हैं? बायोस्फीयर। सबसे बड़ा जीवों का समूह क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। कौन सा? बायोस्फीयर। इसका छोटा करेंगे तो क्या कहलाएगा? बायोम। क्या कहलाएगा? बायोम। छोटा कर देंगे तो बायोम, और छोटा करेंगे तो पारितंत्र, और छोटा करेंगे जीव समूह, और उसके नीचे जीव क्या हो जाएंगे? जीव। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़े। बाहरी परिवेश को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। बाहरी परिवेश को पारिस्थितिकी। बाहरी परिवेश क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। किसी को दिक्कत नहीं है? पारिस्थितिकी का अध्ययन इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें जैव घटक आते हैं कि अजैव? जैविक घटक में सजीव, अजैविक यानी एबायोटिक में निर्जीव, निर्जीव सजीव। सब समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे का क्लास कल करेंगे लोग, आज के लिए इतना ही। आपको पीडीएफ मिला है? चलिए आगे का क्लास कल देखा जाए। हेलमेट सब किसका है? लड़की सबका?